बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है विराम चिन्ह, जो आपकी व्याकरण की पुस्तक से लिया गया है। तो विराम चिन्ह जो है आपको हर कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। तो आपने लास्ट कक्षा में भी आपने पढ़े थे विराम चिन्ह, तो आप फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो ये विराम चिन्ह क्या होता है? विराम का अर्थ है रुकना। विराम चिन्ह से ही आपको पता चल रहा है विराम, विराम का अर्थ होता है रुकना। तो कोई भी भाषा बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। सभी लोग जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो बीच में तो रुकते ही हैं और उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं। और लिखते समय इसे दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा दूसरा वाक्य शुरू हो गया है। तो इन चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह हम किसे कहते हैं? जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो रुकते हैं। जब हम बोलते हैं कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बोलते हैं तो थोड़े से समय के लिए, थोड़े से सेकंड के लिए हम रुकते हैं, तो उसको हम विराम कहते हैं। और उसके बाद अगर हम उन्हीं वाक्यों को लिखते हैं तो लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें कुछ चिन्ह प्रयोग हम करते हैं। तो उसका अर्थ होता है कि हम उस वाक्य को रुक रहे हैं, हम उस वाक्य पर, या हम उस वाक्य को खत्म कर रहे हैं, तो उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह आपने पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं और विराम चिन्ह बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम कुछ चिन्हों के ही बारे में बात करेंगे जो कि इस प्रकार से हैं। अब जैसे कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जैसे कि आप पढ़ चुके हो, पहले भी करते हो। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर रीडिंग करते हो या लिखते हो, तो आप सेंटेंस के बाद में आपने देखा होगा, वाक्य के बाद में आपने देखा होगा कि उसमें हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम, जिसको हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं और हिंदी में हम उसे पूर्ण विराम बोलते हैं। तो ये पूर्ण विराम हम कब यूज़ करते हैं? वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? पूर्ण विराम जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वाक्य की समाप्ति पर क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम तो सभी बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं कि पूर्ण विराम क्या है। तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है बाग में फूल खिले हैं, तो बाग में जो फूल खिले हैं उसके बाद आप देख रहे हो ग्रीन से एक चिन्ह बना हुआ है। तो वो ग्रीन कलर का वो चिन्ह क्या है? वो हरे रंग का चिन्ह क्या है? वो है पूर्ण विराम। उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम, जिसको हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं। ऐसे ही हिंदी में हम उसे पूर्ण विराम बोलेंगे, क्योंकि इसमें और कोई चिन्ह नहीं है। तो बाग में फूल खिले हैं, तो उसके बाद हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो उसके बाद ये सेंटेंस जब पूरा हो गया है तो हमने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो यही पहचान है पूर्ण विराम की। सिंपल होता है ये बहुत। उसके बाद है अल्प विराम। अभी अल्प विराम क्या होता है? जैसे कि हम समझ सकते हैं, अल्प का मतलब होता है छोटा या थोड़ा। तो अल्प का मतलब होता है छोटा या थोड़ा। तो ऐसे ही वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। तो थोड़ी देर रुकते हैं तो उसके लिए कैसा चिन्ह होता है? उसके लिए आपने हमेशा अंग्रेजी में चिन्ह जो वो होता है वो होता है कॉमा, हम जिसको बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं अल्प विराम। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। आज मेरे घर रीता, मीनू, मोना
और चीनू आएंगे। तो आप जैसे देख सकते हो कि इसमें कुछ नाम हैं। तो अब नामों को बोलने के बाद हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं और उसमें हम चिन्ह लगाते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि वो सब अलग अलग नाम हैं। तो इसीलिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। तो आज मेरे घर रीता, फिर अल्प विराम, मीनू, फिर अल्प विराम, मोना और चीनू आएंगे। तो इस तरीके से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मोना के बाद हमें अल्प विराम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बाय मिस्टेक लग गया है। मोना के बाद और लगा हुआ है और चीनू, तो मोना के बाद हमें अल्प विराम नहीं लगाना है, वो बाय मिस्टेक लग चुका है, तो आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन हम जैसे रीता और मीनू के बाद में अल्प विराम लगाएंगे और मोना और मीनू के बाद में और मोना के बाद में और लगा है, तो फिर हमें मोना के बाद में अल्प विराम नहीं लगाना है। तो इसका हम अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका चिन्ह देखते हैं, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में इसे लगाया जाता है। इसमें क्या है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में इसे लगाया जाता है, तो उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जिसे हम क्वेश्चन मार्क साइन बोलते हैं। हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमको पता चल रहा है जो कहाँ शब्द जो होता है वो चिन्ह का ही उसमें वो प्रश्न का ही हम उसमें क्वेश्चन करते हैं। तो कहाँ, कब, कैसे, कौन, किसे, ये सारे शब्द क्या हैं? ये प्रश्न वाले ही शब्द होते हैं। तो ये शब्द जहाँ पर भी हों उनके वाक्यों के बाद में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। तो हम इसका उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो। तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द क्या है? क्या से हमें पता चल रहा है कि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और उसके बाद हमने हो के बाद में हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद है राहुल कहाँ रहता है। तो इस तरीके से कहाँ शब्द भी जो है वो प्रश्न का शब्द है। कहाँ, कब, कैसे, जैसे कि मैंने बताया था। तो उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन कलर से प्रश्न का चिन्ह बना हुआ है। तो राहुल कहाँ रहता है, तो है के बाद हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो हम आसानी से समझ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पर कहाँ, कब, कौन, कैसे वाले शब्द दिखाई दे तो उन वाक्यों के बाद में हमें प्रश्न चिन्ह लगा देना है। तो यही प्रश्न चिन्ह की पहचान है। नेक्स्ट चिन्ह हम देखते हैं, वह है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर हम ओ, आ जैसे शब्द यूज़ करते हैं तो उसके बाद में हम एक चिन्ह लगाते हैं, उस चिन्ह का नाम होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अरे। अब अरे के बाद में आप देख रहे हो कौन सा चिन्ह है? अरे के बाद में है विस्मयादि बोधक चिन्ह।
तुम भी आ गए। तो अरे के बाद में आप जो ग्रीन कलर का जो चिन्ह है वो है विस्मयादि बोधक, और सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद में हमने पूर्ण विराम लगाया है जो रेड कलर में है, लेकिन जो अभी हम विस्मयादि बोधक की बात कर रहे हैं तो जो ग्रीन कलर में है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो अरे के बाद में हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। और नेक्स्ट इसका उदाहरण है शाबाश। शाबाश के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, तो उसके बाद में हम ये चिन्ह लगाएंगे विस्मयादि बोधक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और सेंटेंस ख़त्म होने पर हम पूर्ण विराम से उसको ख़त्म कर देंगे। पूर्ण विराम वाले चिन्ह जो हैं अक्सर सभी सेंटेंस के बाद में लगते हैं, सिर्फ प्रश्न चिन्ह को छोड़कर वो ज़्यादातर सभी वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि सेंटेंस जब ख़त्म करते हैं तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो उसके बाद में उस सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही वाक्य को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगाया है। तो अरे के बाद में आप देख रहे हो वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और शाबाश के बाद में जो चिन्ह लगाया गया है वो भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यही चिन्ह की पहचान है कि पूर्ण विराम क्या होता है, जिस तरीके से हमने आपको ये पहले भी बताया है। तो पूर्ण विराम और अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये 4 चिन्हों को आपको पहचानना है। और इन चिन्ह को पहचानना है, उसके बाद आपको इन वाक्यों पर लगाना है। जब भी आपको अभ्यास दी जाएगी आपको वो चिन्ह लगाने होंगे। तो चिन्ह तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ 4 चिन्ह के बारे में ही बात की है। आगे आप जैसे जैसे आप आगे कक्षा में पढ़ेंगे तो चिन्ह की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो अभी आपको सिर्फ इन 4 चिन्हों को ही अच्छे से उनके अभ्यास करनी है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये 4 चिन्ह आपको अच्छे से उनकी अभ्यास करनी है, और चैप्टर को अच्छे से रीड करके उसके सभी अभ्यास आपको करने हैं। धन्यवाद।